नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बात करने वाले हैं हम एनालिसिस के बारे में। तो आज शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के समय वो बंजर पड़ी भूमि को क्या कहा जाता था। तो परोती या चाचर भूमि है वो कहा जाता था बंजर भूमि को। दोस्तों, आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करें अकबर के बारे में तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली के बारे में, तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान सभी कृषि भूमि को 4 प्रभागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था पोलज, दूसरा था परती, बाद में चाचर और बंजर। पोलज भूमि पर हमेशा खेती की जाती थी और कभी भी परती नहीं छोड़ी जाती थी। अगला था कि प्रति भूमि को अपनी उर्वरता बनाए रखने के लिए 1 या 2 साल के लिए परती छोड़ी जाती थी, मतलब खाली छोड़ी जाती थी। उसके बाद है चाचर भूमि को 3 या 4 वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ी जाती थी। बाद में बंजर भूमि को 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए परती या खाली छोड़ी जाती थी। तो इस प्रकार से थे। और आगे तो इन तीनों का औसत सॉरी पोलज और प्रति को आगे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: अच्छा, मध्यम और खराब। इन तीनों का औसतन जिसे महसूल कहा जाता था, प्रति बीघा एक सामान्य उपज के रूप में लिया गया था। इस प्रकार कहते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान कृषि भूमि को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। 4 कौन कौन थे? पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। आज का अगला प्रश्न था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। बात करें इसके संदर्भ में ये क्यों दिया था, तो महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं इसे, उससे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से कहा था कि करो या मरो। मैंने आज ये कहा, आप सभी लोग यह मंत्र अपनी हर सांस में उच्चारित करते रहे, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अगला प्रश्न था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। बात करें इनके बारे में तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अर्थात बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा ली थी। संविधान के भाग 3 को भारत को मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें न्याय संगत और मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी सी व्यापक सूची है। एक क्वेश्चन था कि छऊ नृत्य कितने प्रकार से कितने राज्य में मनाते हैं। तो 3 राज्य थे, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर प्रकार पूछा था छऊ नृत्य का, तो छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है कि सरायकेला, पुरकिला और मयूरभंज। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन था तो आप कंफर्म करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कौन सा था। अगला क्वेश्चन था कि 26 जनवरी को है वो गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश का। बात करें इसके बारे में तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन को याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन था कि गोदावरी की है वो सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी सहायक नदी है वो बराकर नदी है। बात करें सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो बराकर नदी सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन में ये था। बात करें गोदावरी सहायक नदियों के बारे में तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वृद्धा, वेनगंगा, प्राणहिता जो कि वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा का संयुक्त प्रवाह है। इंद्रावती, मनेर और सबरी। सांस्कृतिक महत्व, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। ये गोदावरी नदी के बारे में था। अगला क्वेश्चन है कि जून और सितंबर के बीच में वर्षा किसके कारण होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि
दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गण है वो भारत में वर्षा होती है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो भारत में मानसून है वो हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर वाली हवाओं पर निर्भर करता है। जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट टकराती है तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। ये हवाएं दक्षिणी एशिया में जून से सितंबर तक सक्रिय रहती हैं। अगला प्रश्न था कि अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बात करें अनुच्छेद 280 के बारे में तो इसके अंतर्गत है वो यह प्रावधान है कि संविधान की प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाता है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति का पावर है वित्त आयोग में। अगला क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन था उसके दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु उस दौरान हो गई थी। बात करें तो लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा 31 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया था और इस दौरान उन पर पुलिस ने लाठियों का वार किया था तथा उसी समय सिर पर चोट लगने के कारण वे घायल हो गए और कुछ दिन बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन था कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार शहरी भारत में एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई है। तो शहरी के लिए वो प्रतिमा हत्या नहीं तय की गई है, तय हत्या नहीं है। तो 17,000 है। बात करें इसके बारे में तो वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति की गरीबी रेखा है वो 816 रुपये दर तय की गई थी और शहरी क्षेत्रों के लिए वो रुपये तेंदुलकर पद्धति से तहत 1,000 रुपये तय की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मुझे लगता है कि 2022 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2022 है उसमें पेरू में इसका आयोजन हुआ था जो कि दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका महादेव देश है। बात करें तो 29 नवंबर 2022 से 4 दिसंबर 2022 तक BWF 70 2022 की पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 लीमा पेरू में आयोजित हुई थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने 6 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य सहित 14 पदक जीते थे। तो ऑप्शन में था ये कि कहाँ आयोजित हुआ था या फिर कितने पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन था कि स्त्री बस्ती कौन से राज्य से सम्मिलित है? तो स्त्री बस्ती है वो उत्तर प्रदेश से सम्मिलित है। बात करें स्त्री बस्ती के बारे में तो राप्ती नदी के तट पर यह स्थान सहेट महट के अवशेषों से चिन्हित है। यह प्राचीन कोसला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता थे और बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार किए थे। अगला क्वेश्चन था कि ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें खिलौना बनाने के लिए पद्मश्री दिया गया था? तो उनका नाम है CV राजू। बात करें इनके बारे में तो कृषक से शिल्पीकार बनने की से श्री राजू की उत्पत्ति तटीय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के एक पारंपरिक शिल्प गांव में एट्टिकोपट्टा में हुई थी। वह पिछले कुछ दशकों से खिलौना शिल्प और प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार ने वो उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को है वो तमिलनाडु से कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी लंबाई है 4,076 किलोमीटर। बात करें इसके बारे में तो वह NH-44 से जो कि श्रीनगर उधमपुर पोर्ट जम्मू कश्मीर से होते हुए जालंधर दिल्ली आगरा ग्वालियर झांसी सागर नरसिंहपुर लखनऊ नागपुर हैदराबाद चिल्कापुरम बेंगलुरु सलेम मुद्दुरे कन्याकुमारी तक ये रोड होती है। मैन शहर है। शाखा सड़क NH-544 है वो सलेम कोयम्बटूर पलक्कड़ कोची तक का एक गलियारा है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री का था कि अष्टक का नियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अष्टक का नियम वो 1865 में लागू हुआ था। ये किसने दिया? तो 1865 में एक अंग्रेज रसायन न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार में सजाए तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक आगे 8वें तत्व का गुण उससे तत्व में समान होगा। तो अष्टक का सिद्धांत ये था कि 8 के बाद है वो परमाणु भार है वो सेम होता है। पर वो न्यूलैंड केमिस्ट्री के अंदर न्यूलैंड से और
मेंडलीफ है और बोर है, ये 3 ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने अवध सारणी को सजाया था। किसी ने अवध के हिसाब से, किसी ने परमाणु त्रिज्या के हिसाब से, किसी ने परमाणु भार के हिसाब से, इस प्रकार से सजाया था। तो अष्टक का सिद्धांत है वो 8 के बाद में प्रत्येक का परमाणु भार है वो सेम आता है। ये सब सिद्धांत अष्टक ने इन्होंने न्यूलैंड्स ने दिया था, लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं रहा था। स्टेट ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो स्टेट ड्राइव है वो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में बोला जाता है कि स्टेट ड्राइव जो सामने खेलते हैं स्टेट ड्राइव बोलते हैं उसे। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्द के बारे में बात करते हो, स्लेजिंग, बॉल आउट, फ्री हिट, दूसरा एसेज बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, कोर्ट, चाइनामैन, कवर ड्राइव, क्रीज, डक, फॉलो ऑन, गार्डनिंग, गोगली, गली, हैट्रिक, हेलीकॉप्टर शॉट, हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू, लेग ब्रेक, लेग बाई। जैसे भी ये आप पढ़ लीजिए, थोड़ा रुक के पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। तो ये जो भी आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए उसका और आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आज कि वेदांतम सत्यनारायण जो है शर्मा वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की 8 शैली है, उनमें से कुचिपुड़ी है, तो उनसे संबंधित वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है। बात करें इनके बारे में तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, जिन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है। वे एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रचनाकार थे। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के रूप प्रमुख प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पहली बैठक है वो पुणे में हुई थी और 16 से 17 जनवरी के मध्य हुई थी। बात करें G20 शिखर सम्मेलन के बारे में तो 1999 में वित्त मंत्रियों द्वारा शुरू किए गए 20 के समूह है यानी G20 के पहली बार नवंबर 2008 में वाशिंगटन डीसी में वैश्विक वित्तीय संकट के चरम पर नेताओं के स्तर पर बैठकें हुई थी। तो G20 की पहली बैठक है वो वाशिंगटन में हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था कि सोसाइटी है वो किसका शुभंकर है, कौन से खेल का शुभंकर है? तो ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि हुए टोक्यो में हुए थे, उसमें 2020 में ये शुभंकर था टोक्यो पैरा ओलंपिक का सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 है वो धर्म की स्वतंत्रता पर आधारित है। बात करें धर्म अनुच्छेद 25 की तो अनुच्छेद 25 में उल्लेख है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में उल्लेख है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रकरण और प्रचार करने का समान अधिकार है सभी को। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी प्रमुख जायद फसल नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन था, जायद ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन हम जायद फसलें प्रमुख है तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, ककड़ी, गन्ना, मूंगफली, दाल, ये सभी क्या जायद की फसलें हैं। तो बात करें जायद की फसलों, जायद की फसलें मुख्य सामान्य रूप से उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोई जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन था कि सिख धर्म में कौन सा ऐसा त्यौहार है जो हिंदू त्यौहार के जैसा होता है? तो दीपावली है वो सिख धर्म में भी मनाया जाता है और यह है हिंदू धर्म की समान ही त्यौहार है उनका। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करें ये कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपोर जिले में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज के संवाद किस यंत्र से साथ जुड़े थे, किस वाद्य यंत्र से साथ जुड़े थे? तो इनका वाद्य यंत्र था वो था तबला वादन। ये एक प्रसिद्ध क्या महान कह सकते हो आप, प्रसिद्ध महान संगीतकार थे किशन महाराज। बात करें इनके बारे में तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे, तो ये इनका संबंध है वो बनारस घराने से था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आवर्त सारणी में ग्रुप 5 का तत्व है, तो इसमें ऑप्शन था वैनेडियन। बात करें तो ग्रुप 5 की तो समूह है 5 तत्व आवर्त सारणी
पीरियोडिक टेबल जो कि है रासायनिक केमिस्ट्री में। और क्या रासायनिक तत्वों का जो समूह है यह आवर्त सारणी के डी खंड में आता है। इस समूह में वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेरियम और डब्रियम तत्व शामिल है। इनमें से पहले 3 प्रकृति में मिलने वाले उच्च ताप से धातु है, जबकि डब्रियम प्रयोगशाला में बनाया गया एक यंत्र में तत्व है। तो डब्रियम आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कलिंग का युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया और कब हुआ। तो बात करें तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभम के बीच में 286 ईस्वी पूर्व में यह लड़ा गया था। तो क्यों लड़ा गया, तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसी का बदला लेने के लिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर वापस आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वो उसके बराबर क्या पता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसके बराबर में क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, तो जीएनपी मूल्यह्रास इसका उत्तर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान जब एक देश या अन्य राज्य व्यवस्था में उत्पाद के कारणों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम माल और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य में मूल्यह्रास को घटना कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सजदा जिसे कहते हैं परिणाम झुक के प्रणाम करना और पोपोस जो कि सम्राट के पैर के चुंबन लेना होता है की प्रथा शुरू की थी, किसके काल में हुई थी, कौन सा राजा था ऐसा, तो गयासुद्दीन बलबन था, उसने ये प्रथा लागू की थी अपने दरबार में। अदालत नहीं दरबार होगा सब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। बात करें कोको चैनल की तो यह म्यांमार और अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 141। बात करें 141 की तो अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया कि नेपाल एसोसिएशन नेपाल के किस स्टेट में नहीं है। नेपाल एसोसिएशन में जो पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया। अगर आपको पता है क्वेश्चन का तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था कि कृषि से संबंधित स्टेप डोर नीतियों का नाम क्या है। ये क्वेश्चन भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, तो फालतू में उत्तर देने से क्या मतलब। तो ये भी क्वेश्चन आप कंफर्म करके बताइए कि क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में स्थित है। तो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में स्थित है। बात करें इनके बारे में तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर यह जोड़ा गया। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। पहले एक संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन 42वां संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा उसे हटाकर यह कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया था। चालकोजंस आवर्त सारणी के कौन से समूह से संबंधित है। तो चालकोजंस है वो आवर्त सारणी में है वो समूह है 16 से संबंधित है। बात करें इसके बारे में तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 तत्वों में 5 तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल है। इस समूह के तत्वों को चाकोजन या अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं, क्योंकि कई तत्वों को सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्कों से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो जावेरी बहनों का संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं 8 है, उनमें से एक नृत्य है मणिपुरी नृत्य है, उनसे संबंधित है ये बहनें। बात करें इनके बारे में तो जावेरी बहनें अर्थात नयना और स्वर्णा रंजना का संबंध है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से हैं। ये बहनें मणिपुरी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। जावेरी बहनों के गुरु विपिन सिंह है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जावेरी बहनों के गुरु का नाम क्या है। तो उनके गुरु है वो गुरु विपिन सिंह। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है जावेरी बहनों वाला।
अगला क्वेश्चन है कि पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो जिससे गुरु घासीदास का संबंध है तो वो है छत्तीसगढ़ नृत्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथ नृत्य। बात करें गुरु घासीदास के बारे में तो गुरु घासीदास जी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया था। उसके बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालकदास ने लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ के सतनाम संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सतनाम पंथ का संस्थापक भी माना जाता है। गुरु घासीदास के सप्त सिद्धांत में 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, पर स्त्री गमन की वर्जना और दोपहर में खेत में जोतना है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2022 तक कितने वर्ष से पूरे कर लिए हैं? तो इसने है वो 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बात करें जन धन योजना के बारे में तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए किसी न्यूनतम जमा यानी मिनिमम डिपॉजिट की राशि ज़रूरत नहीं होती। मतलब यह है कि आप बिना कोई पैसा जमा किए यह खाता खुलवा सकते हैं, यानी जीरो बैलेंस पे। अगर चलकर भी कोई शून्य न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य नहीं होता, खाते में बैलेंस न रखने पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगती है। वैसे बिना जन धन योजना की है वो खाते कोई से भी खाते हो उनमें पेनल्टी लगती है, लेकिन जन धन योजना के तहत जो खाता खुलाया गया है उसमें एक 0 रुपये बैलेंस भी होगा तो आपसे पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं तो बैंक में ऐसा होता है कि आपके 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, 2000 रुपये बैलेंस होना चाहिए, ये तो पेनल्टी लगती है, लेकिन जन धन योजना के तहत ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम त्यौहार रोज़ा होता है वो किस महीने में आता है? तो रोज़ा है वो रमज़ान के महीने में आता है। बात करें इसके बारे में तो रमज़ान का महीना है वो कभी 29 दिन का होता है तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। उपवास को अरबी में सौम कहते हैं, इसलिए इस मास को अरबी में माह ए सियाम भी कहते हैं। फारसी में उपवास को रोज़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप या विश्व कप 2022 कब से कब तक चला था? तो 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक ये चला था। बात करें इसके बारे में तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन और कोलंबिया के बीच पार्टिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया था। गत चैंपियन स्पेन ने पहली बार फाइनलिस्ट कोलंबिया के खिलाफ अंडर 17 महिला विश्व कप जीता। तो इसके विजेता और किन के बीच में खेला गया ये और कहाँ खेला गया ये बीच में शामिल है। एक क्वेश्चन था कि राज्य दे दिए गए थे, विभिन्न राज्य दे दिए गए थे, उनका लिंगानुपात दिया हुआ था तो इनसे मिलान करना था। तो लिंगानुपात का मैंने 2011 की जनगणना का पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है लिंगानुपात का जनगणना का तो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो जिले राज्य दिए हुए थे वो मुझे कन्फर्म नहीं है कौन से राज्य दिए गए थे, लेकिन इतना था ये कन्फर्म है कि राज्य दिए हुए थे और लिंगानुपात से मिलान करना था। कुछ बेसिक से लिंगानुपात है जो कि परीक्षा में इम्पोर्टेंट है तो उनसे बात कर लेते हैं। भारत में जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात है वो 940 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दमन और दीव, इसका है 618। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है उसको पांडिचेरी 1038। राज्य लिंगानुपात कम वाला तो वो है जम्मू कश्मीर 883। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो वो है केरल 1084। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो महेंद्रगढ़ है 775 जो कि हरियाणा का जिला है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किसने BWF फाइनल खेला था? तो किदाम्बी श्रीकांत ने है वो BWF 2021 का फाइनल खेला था भारत की ओर से। बात करें तो किदाम्बी लक्ष्य सेन ने 18 दिसंबर 2021 को स्पेन में वालोआ में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर और कम से कम 1 रजत पदक का आश्वासन देने के बाद विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंदवंश के समाप्त किया था? तो विष्णुगुप्त उसकी सहायता से नंदवंश की स्थापना की वो अंत किया था। बात करें इसके बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो विष्णुगुप्त के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत किया था।
इस प्रकार नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गणानंद था, और प्रथम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का। वो नंद वंश का वो संस्थापक था, वो महाप्रथम था। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी है वो किसके समय भारत में आया था, तो अलबरूनी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य आया था। बात करें मोहम्मद अलबरूनी के बारे में, तो वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उनके साथ आया था। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म के में सन 977 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार भी थे। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। बात करें इसके बारे में, तो 3 मई 1939 ये डेट थी उसकी, को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उनकी पार्टी की स्थापना की थी। तो डेट पूछे एग्जैक्ट, तो 3 मई 1939 की डेट थी। अगला क्वेश्चन था कि पूर्ण स्वराज की मांग कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज है, तो पूर्ण स्वराज है वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। बात करें लाहौर अधिवेशन की, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो संविधान अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं, और भाग पूछे तो भाग 4 में दिए गए हैं। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कि मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है, तो उसका भाग 3 था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, तो यह चिरंजीवी को दिया गया था। बात करें इनके बारे में, तो अनुभवी अभिनेता चिरंजीवी को सोमवार को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिरंजीवी कौन नहीं जानता, वे एक साउथ के महान सुपरस्टार है, रामचरण के पिताजी भी हैं, तो इनको तो कौन नहीं जानता। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी है का उद्गम कहाँ पर होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर यानी 815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है और अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। आपको 1896 नहीं याद नहीं रखना, आपको डेट भी साथ में याद रखनी है कि डेट क्या है, तो 6 अप्रैल 1896 में बात हुई थी। तो ये पूछते हैं कि भारत ने कब भाग लिया, तो भारत ने वो 1900 में सन 1900 में भाग लिया था। बात करें तो पहले ओलंपिक के खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुए थे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आयोजित कहाँ हुए हुए थे, तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजित की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। अगला प्रश्न था कि कौन सा उपकरण है वो गति, दिशा, वर्षा के प्रकार का पता लगाने के लिए तरंगे भेजता है, तो इसका उत्तर होगा एनीमोमीटर। दोस्तों अपन लोग है वो मीटर में कंसिडर होते हैं, तो बात करते हैं एम्ब्रोमीटर है वो वर्षा को मापने का उपकरण है। यह मौसम वैज्ञानिकों और जल वैज्ञानिक द्वारा समय की पूर्व निर्धारित अवधि के एक क्षेत्र पर तरल अवक्षेपण की मात्रा को एकत्र करने और मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग पवन की गति, दिशा को मापने के लिए किया जाता है, और एम्ब्रोमीटर वो वर्षा को मापने के लिए, और एनीमोमीटर वो दिशा को मापने के लिए। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो यह मौसम संबंधी उपकरण है जिसका उपयोग वायु की नमी को मापने के लिए करते हैं। और बात करें हाइड्रोमीटर की, तो यह वह उपकरण है जिसका उपयोग है वो तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ये एम्ब्रोमीटर
एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। सेम इनका काम होता है, थोड़ा बहुत अलग है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जनसंख्या कैसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा कि कौन जनसंख्या कैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं जो भी, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि थर्ड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू।